गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? मैं बहुत सारी आपकी तारीफें करके आया हूँ। एनआर नाम बढ़िया लग रहा है, लेकिन आप कुछ भी कहो, मुझे काफी करनी है। परिवर्तन ही जीवन का नियम है जी। और लाइफ में आप देखेंगे कहीं ना कहीं हर टाइम टू टाइम चेंजेस बहुत हो रहे हैं, तो एक समय। हाँ जी, ऑल गुड, कैन वी रोल अप? कई महीनों तक तो मैं हॉस्पिटल में एडमिट था जब मैं 8 महीने का था। तो मेडिकल मेरे बॉडी में बहुत इफ़ेक्ट करा। डॉक्टर्स ने जवाब भी दे दिया था कि लड़का शायद बच भी नहीं पाएगा। आप सोच रहे होंगे मैं आज गाड़ी वाड़ी के पास, रेंज रोवर के पास क्यों खड़ा हुआ हूं और क्या इसके पीछे रीजन है। बट रीजन बहुत बड़ा है। जब आप 32 साल की उम्र में कुछ अचीव करते हैं ना, और वो भी ऐसा अचीव करते हैं जब 45,000 बच्चों का साथ मिलता है आपको, और दिन भर आप 2000 से ज्यादा बच्चों के साथ रहते हैं, और उसके साथ साथ अब जब आप इतनी सारी चीजें दुनिया में समाज के लिए कर जाते हैं, और आपकी एज होती है सिर्फ 32 साल, और आप चलते हैं इस गाड़ी से, तब आप दुनिया के लिए ट्रू मोटिवेशन या ट्रू इंस्पिरेशन बनते हैं। आज मैं जिनसे मिलने जा रहा हूं ना सफल कहानी में, उनका नाम है नरेंद्र रावत। वो डायरेक्टर हैं रावत एजुकेशनल ग्रुप के। इनके काफी सारे स्कूल्स हैं, इनके बीएड कॉलेजेस हैं, इनके क्रिकेट एकेडमी है, इनके ऑडिटोरियम्स हैं, एंड ये सब चीजें ही हैज डन एट द एज ऑफ 32। मेरे लिए कभी कभी ये मानना थोड़ा अलग हो जाता है कि एक छोटी सी उम्र में या 32 साल की उम्र में व्यक्ति कैसे ये सब चीजें कर सकते हैं। इज इट अचीवेबल? बट आपके सामने लिविंग लेजेंड है, लिविंग एग्जाम्पल है कि चीजें किस तरीके से हो सकती हैं। एंड आई एम एंटरिंग हिज कैबिन। हम उनसे खूब सारी बातें जानेंगे, बातें करेंगे, और बहुत सारी, और वो सब कुछ आपको बताऊंगा कि आप अपनी उम्र में अगर 32 साल के हैं तो कैसे कर सकते हैं। मे आई कम इन सर? कॉल पे बात कर रहे हैं सर, वंस ही इज फ्री, और हमसे बात करेंगे। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? मैं बहुत सारी आपकी तारीफें करके आया हूं क्योंकि मैं पर्सनली बहुत वो करता हूं, और आज आपसे 40 मिनट हम खूब सारी बातें करने आए हैं। और हम आज रावत एजुकेशनल ग्रुप को सारी दुनिया जानती है, बट एनआर को नहीं जानती, नरेंद्र रावत को नहीं जानती। मैं आज नरेंद्र रावत को जानने आया हूं। तो आप रेडी हैं इंटरव्यू के लिए? मैं आपको आज गारंटी देता हूं, आज के 40 मिनट्स भी आपकी जिंदगी के और ज्यादा अमेजिंग 40 मिनट्स होने वाले हैं। आइए सर, हम बैठते हैं हमारे इंटरव्यू के लिए, खूब सारी बातें करते हैं। शुरू। प्लीज हैव योर सीट। हाँ जी, ऑल गुड, कैन वी रोल अप? फाइनली सर बैठे हैं हम। सर मैं एक बात बहुत बहुत मतलब मेरे दिमाग में घुस नहीं रही है। 32 साल आपकी उम्र है और इस आप एम्पायर को आपने पूरा का पूरा अपने हाथों से बनाया है। नरेंद्र जी, कहाँ से आती है ये चीज़? मतलब हमारे तो बस का है नहीं कि सब कुछ मैनेज कर लें, तो हाउ डू यू मैनेज थिंग? मतलब स्टोरी जाने से पहले मैं ये पूछना चाहूँगा। बेसिकली हमारा जो मूलतः निवास जो है देवभूमि उत्तराखंड से हम लोग बिलोंग करते हैं, और जन्मभूमि हमारी ये वीर भूमि जो राजस्थान है वहाँ से हुई है। तो बेसिकली ये जो एम्पायर है इसकी शुरुआत मेरे पिताजी ने करी थी, श्री BS रावत जी ने जी। और बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रगल किया था, और बहुत ही गरीबी से मेरे पिताजी ने ये देखा है पूरा, क्योंकि इतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग फैमिली से हम लोग बिलोंग करते नहीं थे, बहुत गरीबी देखी है। तो पिताजी की एक शुरुआत सिंस 1983 रावत बाल विद्या निकेतन विवेक विहार से हुई थी, और आज करीबन हम लोग सोडाला में जो है। हाँ जी, अच्छा, हाँ जी। उससे पहले क्या करते थे सर? आई मीन क्या प्रोफेशन था? फादर का बॉर्न जयपुर में ही हुआ है। अच्छा। और वह प्रेसिडेंट थे, वाइस प्रेसिडेंट थे हमारे राजस्थान यूनिवर्सिटी के। अरे वाह। और एज ए टीचर उन्होंने अपने जीवन की एक शुरुआत करी थी। अच्छा। और उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे एक 50 बच्चे और 5 टीचर्स के साथ रावत बाल विद्या निकेतन विवेक विहार से एक शुरुआत करी थी। अच्छा। और सफ़र चलता रहा, और मैंने ज्वाइन 2008 में सेकंड ईयर से ही कर लिया था, जब मैं BCom सेकंड ईयर में था। अरे सर, सेकंड ईयर में तो इंटर्नशिप करने की उम्र होती है। आपने ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया, मतलब उस टाइम क्या ये नहीं लग रहा था क्या आपको कि अभी तो सेकंड ईयर है कॉलेज में? नहीं, एक्चुअली जो मैंने देखा था, शुरुआत जो बचपन बीता था हम लोगों का एज ए गरीबी में ही बीता था। तो शुरू से कहीं ना कहीं हम लोगों ने गरीबी देखी थी, और पिताजी माताजी को स्ट्रगल करते हुए देखा था हम लोगों ने। तो एक
था मेरे शुरू से ही, बचपन से ही, कि मैं पिताजी के नक्श कदमों में चलूं, और जो उन्होंने एक पहल स्टार्ट करी है एजुकेशन को लेके, एक सोसाइटी को लेके, कि एक सोसाइटी में एक बहुत बेहतरीन एजुकेशन हो, हर व्यक्ति को एजुकेशन मिले, सबसे मेन चीज़। चाहे हम भी लाखों करोड़ों रुपए फ़ीस ले सकते हैं बच्चों से, फैमिलीज से, और लोग दे भी सकते हैं, बहुत बढ़िया आलीशान इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं, बट जो शुरू से ही एक सोच थी हम लोगों की कि हर व्यक्ति को एजुकेशन मिले, एक अच्छी एजुकेशन मिले, एक बेस्ट एजुकेशन मिले, एक मॉरल एजुकेशन मिले, तो उसी को देखते हुए हम लोगों ने ये शुरुआत करी, और चीज़ें चलती जा रही है, कारवां चलता जा रहा है। तो कॉलेज आपकी, मतलब कॉलेज लाइफ कैसी, कहाँ से आपने कॉलेज किया है, कैसे चीज़ें? स्कूलिंग मेरी सेम रावत सीनियर सेकेंडरी स्कूल विवेक विहार से। अच्छा, अपनी स्कूल से पढ़े हैं? ये बिल्कुल सही बात है। गवर्नमेंट वाले कहते हैं ना, गवर्नमेंट सर्वेंट है तो गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ाएं, तो आपको वो तो कोई कह नहीं सकता, क्योंकि खुद ही की ऑर्गेनाइजेशन से आपने स्टडीज़ की। उसके बाद आई हैव डन बीकॉम सुबोध कॉलेज। अच्छा, सुबोध कॉलेज से मेरी बीकॉम हुई थी, तो फर्स्ट ईयर तक मैं एज ए रेगुलर कॉलेज रही थी मेरी। सेकेंड ईयर से ही मुझे लगा, क्योंकि जो मेरे फ्रेंड सर्किल थे, तो करीबन हम लोगों का एक 8 जनों का एक फ्रेंड सर्किल था। अच्छा, तो उनमें से केवल 2 जने पास हुए, मैं और मेरा एक दोस्त। अच्छा, बाकी सारे जो भी दोस्त थे सब फेल हो गए थे। किसी की बैक लग गई, किसी की फेल हुआ। तो ये तो कारण नहीं आपका फ्रेंड सर्किल छूटने का मेन? नहीं, अच्छा, स्कूलिंग थी साथ में, सबने एक साथ सुबोध कॉलेज ज्वाइन किया। तो ज्वाइन करते ही कॉलेज गए हम लोगों ने, स्टडीज़ भी करी, घूमे फिरे भी, काफ़ी इन्जॉय भी किया। बट सडनली जब रिज़ल्ट आया तो 2 लोग पास हुए, बाकी सब फेल हो गए। तो उस समय ऐसा था नहीं कि मुझे स्कूल ज्वाइन करना था, ऐसा कुछ करना था। हम लोगों का इतना बड़ा एम्पायर नहीं था उस समय, स्ट्रगलिंग का टाइम था, चीज़ें करी रहे थे पिताजी अपनी मेहनत से। और फिर उसके बाद मैंने ज्वाइन किया स्कूल। कुछ समय तक मैं अपने पिताजी के साथ रहा। तब तक हिंदी मीडियम तक ही सीमित थे? अच्छा, हाँ जी। तो 2009 में ये स्कूल स्टार्ट हुआ। 2008 में पिताजी के साथ काम करना स्टार्ट कर दिया था। तो मुझे लगा धीरे धीरे कि मुझे इसी फील्ड में आगे जाना चाहिए, देखना चाहिए, फोकस करना चाहिए, सोसाइटी के लिए कुछ कर सके। तो वो एक शुरुआत थी मेरी। फिर मैंने 2009 आई हैव स्टार्टेड दिस ब्रांच रावत पब्लिक स्कूल्स एज ए CBSE स्कूल। नाउ इज़ ए टॉप स्कूल इन राजस्थान, इंडिया में भी अच्छा नाम आता है इस स्कूल का, और कई अवार्ड्स हम लोग जीत चुके हैं स्कूल के लिए। वी हैव ऑल्सो एसोसिएट इन NABET। अच्छा, वी हैव रिसीव्ड ब्रिटिश इंटरनेशनल अवार्ड्स, 7 टाइम बेस्ट स्कूल अवार्ड दिस स्कूल। तो चीज़ें चलती रही। 150 से ज़्यादा अवार्ड्स आपके नाम है ना अभी एज ऑफ? अमेजिंग जर्नी है। अच्छा, एक चीज़ मैंने सुनी आपकी, कॉलेज इस स्कूल से या ऑर्गेनाइजेशन से प्यार इतना था कि आप अपनी पढ़ाई छोड़कर बीच में आ गए? हाँ, मैंने जैसा कि बताया कि 2008 से ज्वाइन कर लिया था। कुछ समय तक मैंने यहाँ काम किया, अप्रॉक्स 3.5 ईयर्स एज ए लर्नर। हाँ। अच्छा, फिर उसके बाद मुझे लगा कि मुझे पढ़ाई के लिए और बेस्ट एजुकेशन के लिए MBA करना चाहिए, तो मैं वहाँ के लिए पूना चला गया था। अच्छा, तो कुछ समय बीता वहाँ पर, अप्रॉक्स 12-13 ईयर्स रहे। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं बहुत कुछ मिस करके यहाँ पर स्टडी के लिए आ गया हूँ। फिर कहीं ना कहीं जुड़ाव हो गया था मेरा 3.5 साल में स्कूल से, बच्चों से, स्टाफ से, बहुत लोगों से एक कनेक्टिविटी बहुत अच्छी बन गई थी मेरी। तो मुझे लगा कि मुझे नहीं वहाँ होना चाहिए। अच्छा। तो मैं वो छोड़ के 12 दिन के बाद 12 दिन में छोड़ दिया कॉलेज की? नहीं, 12 दिन में एकदम रियलाइजेशन हो गई थी कि आना ही है। पिताजी ने मुझसे कई दिनों तक बात भी नहीं करी, क्यों छोड़ के आया। अच्छा, गुस्सा हुए थे पापा? ऑब्वियसली, फादर का तो काम ही बिल्कुल। तो फादर मतलब घर पे फादर जैसे फादर हैं या प्रिंसिपल जैसे फादर हैं? फादर के साथ कैसा रहता है? फादर बड़े अच्छे दोस्त की तरह हैं, और एज ए प्रोफेशनली हम लोग काम कर रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हैं। तो कहीं मैंने देखा है कि एज ए ऑर्गेनाइजेशन में हम रहते हैं तो बिल्कुल एज ए प्रोफेशनली हम लोग काम करते हैं, घर में रहते हैं, काफ़ी इन्जॉय भी करते हैं। सब कुछ आप शेयर कर सकते हैं फादर से? ऐसा तो मतलब जनरली अपनी वाली एज में लगता है कि यार ये बताना ये नहीं बताना, या बहुत हर काम माहौल तो देखो लाइफ की बहुत सारी पर्सनल होती है, हर चीज़ तो शेयर करना मुझे लगता नहीं है कि बट मोस्टली चीज़ें चल जाती हैं। हाँ ठीक है कि बट ये है मेरी लाइफ का एक बहुत अच्छा मोमेंट कि मैंने कभी भी अपने पिताजी से कभी भी ऐसी कोई बात छुपाई नहीं, या कभी मैंने उनसे हाइड करी, या उनके पीछे से मैंने कुछ ऐसे काम किए हो। तो मैंने कभी भी लाइफ में अपने पिताजी के बिना कभी कुछ किया नहीं, उनको बताता ज़रूर हूँ मैं। अरे वाह। अच्छा, आप भी
यू स्टडीड फ्रॉम अ हिंदी मीडियम स्कूल, जी जी। और फिर आगे की भी ऑलमोस्ट एजुकेशन वैसे जैसे सुबोध से की भी मैं बात करूं तो उसके बाद इंग्लिश मीडियम में, क्योंकि आप ही का सारा बनाया हुआ, आपका सारा स्ट्रक्चर करी हुई चीज़ें हैं, तो ये फेज़ कब आना स्टार्ट हुआ और कब आपको लगने लगा कि व्हेन आई एम द फेस ऑफ न्यू जनरेशन तो मैं ये सब चीज़ें करनी है? परिवर्तन ही जीवन का नियम है जी। और लाइफ में आप देखेंगे कहीं ना कहीं हर टाइम टू टाइम चेंजेस बहुत हो रहे हैं। तो एक समय था कि हमें लगा कि रावत स्कूल की एक पहल इंग्लिश मीडियम में भी होनी चाहिए और उसको हम लोग और इंग्लिश यूनिवर्सिटी लेवल पे, मेडिकल यूनिवर्सिटी लेवल पे भी ले जाना चाहेंगे बहुत जल्दी। तो एक स्ट्रगल का टाइम था मेरा भी और पिताजी का भी, तो हम लोगों ने स्टार्ट करी और आज हम बहुत बेहतरीन लेवल पे CBSE स्कूल बहुत अच्छे लेवल पे चला रहे हैं। कितने बच्चे हैं अभी? यहाँ अप्रॉक्स 2400 कुछ बच्चे हैं यहाँ पर। 2400 बच्चों के साथ आप रोज़ रहते हो? 12,000 बच्चों के साथ में रोज। और इतने सीरियस रहते हो? मतलब बात है जब आप बच्चों में होते हो, मतलब यू आर जस्ट 32, और मैं आपको देख के मुझे हमेशा ये लगता है कि यार व्यक्ति इतना काम, इतना कंट्रोल्ड, इतना बैलेंस्ड, ये तो या तो सालों की आपकी तपस्या हो तब आता है। तो ये हाउ दिस हैपेंड? मतलब शुरुआत जैसा कि मैंने बताया है कि बहुत जल्दी हो गई थी और ये मेरे लिए एक गर्व की बात भी है कि इतनी जल्दी मैंने ये स्टार्ट करा। तो मैंने शुरू से ही, जैसा मैंने बताया है कि गरीबी देखी हम लोगों ने, पिताजी ने बहुत देखी, हमने कम देखी बट देखी ज़रूर, और स्ट्रगल देखा। एक गॉड गिफ्टेड भी होते हैं कई कि भगवान किसी व्यक्ति को ऐसा बना के भेजता है कि कुछ सोसाइटी के लिए, समाज के लिए कुछ कर सके। तो बचपन से सीरियस? तो नहीं, सीरियस नहीं, मैं बहुत क्लास में स्कूल से 2-3 बार रस्टिकेट भी हो गया था। हाँ, ये वाली चीज़ ज़रूरी चाहिए। हाँ जी। तो स्कूल से 2-3 बार मैं रस्टिकेट भी हो चुका हूँ। उसके पीछे रीज़न था कि कई बार टीचर का कई बार अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर नहीं हो पाती, तो कई बार मैंने ऑब्जेक्शन उठाने की कोशिश करी। घर का स्कूल था तो पिताजी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, वो बात सुनने की जगह सीधा रस्टिकेट ही कर देते थे कि अलाउड खुद ही की स्कूल से खुद ही रस्टिकेट। वाह। तो अब जब बच्चे आते हैं कभी कभी ऐसा, तो उनको कभी आपको लगता है कि यार ये शायद, मतलब वो समझने में इजी होता है बच्चों को कभी, या हाँ, जब नोटिस दे रहे होते हो? अभी जो बच्चे और मेरी एज में इतना ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। हाँ। तो एक अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रहती है। बच्चों की जो भी प्रॉब्लम्स होती है या यहाँ के पेरेंट्स की हो, स्टाफ की हो, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो मैं अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे लेवल पे समझ पाता हूँ और उनकी प्रॉब्लम्स को काफ़ी अच्छे लेवल पे सॉर्ट आउट भी करते हैं। और फर्स्ट अवार्ड कौन सा था आपका? फर्स्ट अवार्ड मुझे 2014 के आसपास में हुआ था। मुझे लॉरेंस इंटरनेशनल क्लब की ओर से यंग यूथ अवार्ड रिकमेंड किया गया था वहाँ के ऑर्गेनाइजेशन ने। अच्छा। तो मेरे लिए एक स्टार्टिंग थी, एक शुभारंभ था और अब ये चीज़ें चलती जा रही हैं। वाह। तो अवार्ड जब मिलता है, कोई भी अवार्ड मिलता है, अब तो जैसे आदत हो गई, मेरे को लगता है आप हर हफ्ते कोई ना कोई अवार्ड ले रहे होते हैं। आफ्टर दैट अवार्ड वो वाली फीलिंग कौन सी होती है? मतलब ये क्या मोटिवेशन है आपका अवार्ड्स, या अब पार्ट ऑफ लाइफ हो गया है? क्योंकि मैं इस पे इसलिए आना चाह रहा हूँ क्योंकि जो आप बाकी काम भी करते हो ना, रादर देन ये, वो बहुत इंस्पायरिंग है। चाहे आपके ऑर्गेनाइजेशन के ये वेलफेयर वाली ऑर्गेनाइजेशन हो, अक्षेंद्र वाली, या दूसरे और सोसाइटी के काम है, इनकी मोटिवेशन किधर से आ रही है? देखो, हर अवार्ड हर ऊर्जा, एक नए उत्साह और प्रोत्साहन देता है। और जब भी अवार्ड में मेरा नाम रिकमेंड होता है या मुझे सेलेक्ट किया जाता है तो एक गर्व फील होता है कि वाकई में हम कुछ सोसाइटी के लिए कुछ कर पा रहे हैं। और मेरा मानना है कि अवार्ड्स हम लोगों को कहीं ना कहीं मोटिवेट करते हैं अंदर से, कि जब भी कभी नाम होता है तो लगता है कि यार कुछ कर रहे हैं हम लोग। अरे वाह। तो कभी ऐसा हुआ है कि बचपन में लग रहा था, पिटाई हुई है आपकी कभी स्कूल्स में? बहुत पिटाई हुई है मेरी। पर आप नहीं पीटते बच्चों को कभी? नहीं, मैं बच्चों पे कभी भी हाथ उठाना मेरी प्रायोरिटी नहीं रहती। हम लोग हमारे लेवल पे प्रॉपर काउंसलिंग करते हैं, बच्चों को साइकोलॉजिकल समझते हैं। ज़माना, समय बदल गया है, चीज़ें बदल गई है। पहले की एजुकेशन आज की एजुकेशन में टोटली डिफरेंट। बिल्कुल। तो वो वाली पिटाई भूल गए आप कि हाँ, नहीं? वो चीज़ें अब नहीं चलती। अब नहीं चलती। समय भी नहीं है ऐसा कि बच्चों को फिजिकली पनिशमेंट दिया जाए। तो हमारी कोशिश रहती है कि बच्चों को प्रॉपर काउंसलिंग करके हम लोग गाइडेंस दें। अरे वाह। अच्छा, मैं आपको एनआर बुला सकता हूँ ना? हाँ, मतलब आपका लोगो मैंने देखा है। तो अच्छा, ये डिज़ाइन है और चीज़ें, ये सब आप खुद अपने क्रिएटिव्स मैनेज करते हैं? आई लव डिज़ाइनिंग और बड़ा जुड़ाव है, प्यार है मुझे इन चीज़ों से। खुद का अपना एक विज़न लेके मैं इन डिज़ाइन को क्रिएट करवाता हूँ। स्टार्टिंग में मुझे बहुत समय लगता था, अब काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस भी हो गया है। और जो मेरी टीम है
तो उनको भी आइडिया पता चल गया है कि सर कैसे काम करते हैं, कैसे चीज़ों को चाहते हैं क्रिएट करना। तो आज पूरे राजस्थान में और इंडिया लेवल पे हमारी डिज़ाइन को काफ़ी सराहना दिया जाता है, हमारी चीज़ें कॉपी होती है, जो मैंने देखा है बाहर डिजिटली। अच्छा, कभी आपने क्लेम भी किया है किसी को, यार ये या होंदो चल रहा है? हमें कोई इन चीज़ों से मतलब नहीं, अच्छा लगता है कि हाँ ये हमारी कॉपी कर रहा है। अच्छा, तो देख के खुश होते हो? कभी ऐसा नहीं होता कि यार ये हमारी चीज़ है और है ऐसा? नेगेटिव भावनाएं कभी भी किसी के प्रति मेरा शुरू से रहा है, कभी नहीं आई है। उल्टा हमें अच्छा और लगता है कि हाँ यार ये हमें फॉलो अप कर रहे हैं। यार ये उत्तराखंड वाली स्वीटनेस आपने हमेशा कैरी करके चले हैं आप, वाह अमेजिंग। अच्छा, वैसे रूटीन आपका क्या रहता है जनरली? मॉर्निंग शुरू से हम जो हमारे फादर मदर हैं वो शुरू से ही सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग, मेरी माता जी है जो 4 बजे उठ के पूजा करना, मॉर्निंग वॉक पे जाना, एक्सरसाइज करना, फादर मदर दोनों। तो शुरू से ही बचपन से ही जो स्कूलिंग थी तो पिताजी की आदत थी कि जब वो खुद सेंट्रल पार्क जाते थे माता जी दोनों, तो हमें उठा के जाते थे। तो आज मैं कभी रेयर केस में आफ्टर 12 o'clock भी सोऊंगा ना, तो मेरी पता नहीं क्या आदत है कि मैं 5 o'clock उठ ही जाता। 5 बजे? 32 साल वाला बताओ सर रूटीन। ये तो पापा वाला रूटीन बता। सही में आप 5 बजे उठते हो? मैं बिफोर मैरिज 3:30 उठता था और मेरा जो सोने का जो टाइम था वो 8 o'clock के आसपास में हुआ करता। शार्प। आप अक्षय कुमार से भी आगे निकल गए हो। नहीं अक्षय, वो फिर भी 4 बजे तो उठ रहे थे। अच्छा, 3:30 उठने के बाद क्या एक्सरसाइजेज, योगा वगैरह कुछ? 3:30 उठने के बाद मैं स्टडीज़ करता था, क्योंकि जैसा कि बताया कि इंग्लिश मीडियम से हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में टर्नअप होना। अच्छा, तो वो पूरा पढ़ा है आपने, चीज़ें हाँ, खुद को भी ट्रांसफॉर्म किया है। हाँ, वाह। और दूसरा CBSE स्कूल की कई गाइडेंस होती है, एजुकेशन सिस्टम को कैसे और बेहतरीन इम्प्रूवमेंट करा जा सकता है, सोसाइटी को हम क्या और बेहतरीन दे सकते हैं। तो उसकी प्लानिंग मैं आफ्टर 3:30 से लेके और 5 o'clock के बिटवीन करता था। और 5 o'clock के आसपास में ई-पेपर डाउनलोड होता था। अच्छा, 5 o'clock से पहले नहीं होता ई-पेपर, चाहे आप भास्कर का लीजिए चाहे पत्रिका लीजिए, दैट टाइम। हाँ, उससे पहले करेंगे तो एरर दिखाता था, वो आफ्टर 5 o'clock के बाद ही होता था। आफ्टर 5 o'clock से लेके और 5:30 तक मैं ई-पेपर पढ़ता था। फिर देन आई वेंट जिम, मैं जिम चला जाता था। ये सुबह का रूटीन रहता है? ये सुबह का रूटीन रहता था। फिर मैं स्कूल आ जाया करता था 8 बजे के आसपास। अच्छा, वैसे भी आप स्कूल्स में तो वैसे 7, सवा 7 और अर्ली मॉर्निंग का टाइम ज़्यादा रहता है ना, तो वो आदत है। उसके बाद इवनिंग्स में मेरे को वर्किंग करते करते अप्रॉक्स 5-6 o'clock तक हो ही जाते थे। तो उसके बाद मेरी बॉडी इतनी थकान हो जाती थी कि मुझे पॉसिबल नहीं था कि जाना है, खाना खाना है और सोना है। हाँ, ये मेरा एक रूटीन रहता था मेरे, जब मैं बिफोर मैरिज थी मेरी। ये आप 18-19 साल की उम्र से इस रूटीन को फॉलो कर पा रहे हैं? हाँ, मेरा एक मेडिकल इशू काफ़ी रहा, काफ़ी चीज़ें रही मेडिकल की। जब मैं पैदा हुआ था तो 8 महीने का था, तो पापा मम्मी गांव चले गए थे उत्तराखंड कोई पूजा के लिए। तो मैं 8 महीने का था, तो उस समय विंटर का टाइम हुआ करता था। पहाड़ों में बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ और ठंड बहुत हुआ करती थी। तो मेडिकल इशू मेरे बहुत ज़्यादा हुआ और करीबन मेरा 12-13 साल तक इलाज चला और कई महीनों तक तो मैं हॉस्पिटल में एडमिट था जब मैं 8 महीने का था। तो मेडिकल मेरे बॉडी में बहुत इफ़ेक्ट करा। डॉक्टर्स ने जवाब भी दे दिया था कि लड़का शायद बच भी नहीं पाएगा। तो मम्मी पापा ने कभी हार नहीं मानी और बहुत ही प्रयास किया, बहुत डॉक्टर्स लोग से बात करी, इलाज चला। तो धीरे धीरे जब तक मैं 11th में था तो मेडिकल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहता, तब भी इम्पैक्ट आता रहता था। उसका कहीं ना कहीं बॉडी में इम्पैक्ट रहता ही था। तो मैंने देखा कि एवरी ईयर मुझे निमोनिया, टाइफाइड बिगड़ता ही रहता था। तो खूब टाइम तक मैं डिप्रेशन की दवाइयाँ भी, मेडिसिन भी खाता था। अच्छा। तो मेरा जो एक स्कूलिंग वाला पार्ट था ये बड़ा टिपिकल रहा है हेल्थ इश्यूज़ को लेके। फिर आफ्टर 12th मैंने किसी से कंसल्ट करी, बात करी चीज़ों को लेके। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट करा योगा को लेके, मेडिटेशन को लेके, जिम को लेके। तो मैं फुली डेडिकेट होके फर्स्ट ईयर से मैं एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दिया था। तो कई लंबे समय तक मैंने एक्सरसाइज करी और जो भी मेरी मेडिकल प्रॉब्लम थी या वीकनेस रहती थी बॉडी में, या बहुत वीक हुआ करता था मैं, अप्रॉक्स 40 kg का था मैं 12 तक। तो जस्ट हाँ, तो मैंने काफ़ी स्ट्रगल करा अपने हेल्थ से।
तो उस पर मैंने बहुत ज़्यादा वर्कआउट किया और मेरे ख्याल से अप्रॉक्स 5-6 ईयर्स तक मैंने काफ़ी अच्छे लेवल पे रिकवर करी बॉल हेल्थ को लेके। अब मैं समझ पा रहा हूँ कि ये इंटरनल स्ट्रेंथ और ये सब का टाइम कब मिला था ये, मतलब वो जो डिप्रेशन वाला टाइम था वो कहीं ना कहीं आपको इंट्रोवर्ट भी बनाता है, बट सेम टाइम पे आत्मचिंतन का भी तो वक्त मिलता होगा, और एक वो भी लगता होगा कि यार जब जिस दिन परफेक्ट हो जाएंगे उस दिन हमें बहुत सारी चीज़ें एटलीस्ट खुद तो बदल रहा हूँ, अब समाज को भी बदलूंगा। था ही एक शुरू से, जैसा मैंने बताया आपको कि शुरू से एक भावना थी मेरे प्रति कि परमहित सही धर्म नहीं भाई, जीवन में दूसरों का भला करने से बेहतर और कुछ भी नहीं। तो था मेरा कि टॉप लेवल पे पहुंचना मेरा कभी एम था नहीं कि मुझे बहुत लेवल पे, अच्छे लेवल पे पैसा कमाना है, बहुत अर्निंग करनी है। शुरू से था, पिताजी भी ऐसे ही थे मेरे, है अभी भी, कि लोगों की हेल्प करना। पापा उत्तराखंड समाज के अध्यक्ष भी है, मैं खुद ब्रजभूमि फाउंडेशन का प्रेसिडेंट भी हूँ राजस्थान का, इंडिया लेवल पे है ये ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा। और अक्सेंदर वेलफेयर सोसाइटी है, बच्चे के नाम से बनाया हुआ है हमने। तो उसमें हम लोगों ने वस्त्र बैंक बनाया हुआ है यहाँ पर हम लोगों ने, कि बहुत सारे कपड़े हम लोगों ने लोगों की हेल्प से लिए और अब टाइम टू टाइम हम लोग मैंने सुना आपने कमरे भर लिए थे कपड़ों से, मतलब क्या स्टोरी थी? मैं देखता रहता था कि सर्दियों के टाइम पे अपने राजस्थान में बहुत अच्छी खासी ठंड पड़ती है। तो कई बार जब हम रास्तों से जाते हैं, देखते हैं कई नीडी लोग हैं जिनके पास कपड़े नहीं है, कोई भी आ रहा है तो उनको गंदा संदा कपड़ा पहन के दे जाता था। और मैं कई एनजीओ से जुड़ा हुआ था पहले, तो मैंने देखा कि लोगों को वाकई में हमारे देश में बहुत ज़्यादा गरीबी है। मानते हैं कि बहुत अच्छा डेवलप हो भी रहा है, बट गरीबी आज भी बहुत है, कि ऐसे लोग हैं जिन्हें खाने के लिए 2 रोटी तक भी नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, जगह नहीं है कहाँ सोए कहाँ रहे। तो एक भावना थी, तो पर्पज़ यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं जोड़ सकूं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में एक पॉजिटिविटी डेवलप कर सकूं कि वो हमारे देश के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा काम कर सकें। अच्छा, तो इसलिए वस्त्र बैंक बना, वस्त्र बैंक बनाया। ब्लड डोनेशन भी काफ़ी आप लोग करते रहते हैं। ये एक पार्ट है एक सोशल वर्कर। बट मैं ये जानना चाह रहा हूँ 24 घंटे में से 40 घंटे निकालते कहाँ से हो? मतलब इतना एक्टिव, टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, ये सब काम भी करने, फिर 2400 बच्चे हैं आपके पास। मैं तो कहूँगा आप ही के सारे बच्चे हैं जिनको आप इनकी भी करते हैं, और हैं बात ऑर्गेनाइजेशन हैं। बात 2400 बच्चों की नहीं है, वैसे हमारे ग्रुप में 12,000 बच्चे हैं। और उनकी जिम्मेदारी और उनको हमारा एक पर्पज़ रहा है शुरू से कि हम उनको ऐसा देश के लिए एक समर्पित भावना रखें कि एक सभ्यता से जुड़े, एक संस्कृति से जुड़े, एक हमारे देश के प्रति, जो हमारे देश में जो देखते हैं कितनी गरीबी है, कितनी, हर भावना, हर व्यक्ति, हर बच्चे की भावना देश के प्रति हो, समाज के प्रति हो, एक आम आदमी के प्रति हो। तो सर वैसे भी आप धार्मिक हैं काफ़ी, मतलब पूजा पाठ वगैरह करते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये मम्मी है जो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करती है। तो वो पूरे परिवार के लिए वो ही कर लेती हैं सारा? हाँ जी। अच्छा। झारखंड महादेव मंदिर में पूजा होती है जी, मम्मी डेली। वैशाली वाले? हाँ जी। अच्छा। जी। और सावन होता है, मम्मी पूरे व्रत करती है। मेरी वाइफ भी है, धार्मिक प्रवृत्ति की है। मैं इतना नहीं हूँ, मानता हूँ ठीक है, बट ऐसा सच बहुत ज़्यादा कि मुझे घंटों लग रहे पूजा करने में, या मैं अपना मैक्सिमम समय भगवान के डेडिकेशन में हूँ, इतना नहीं है। नहीं मानते हैं, श्रद्धा पूरी है, और हम लोग की कोई भी काम होता है तो हम भगवान जी को सबसे पहले उनकी पूजा आराधना से ही हमारे सारे काम होते हैं। ठीक है, बट इतना नहीं है कि मैं अपना मैक्सिमम समय यहाँ पर दूँ। वो तो मम्मी का डिपार्टमेंट है, मम्मी मैनेज करती है। धार्मिक भी नहीं है। एंटरटेनमेंट के लिए आप क्या करते हैं? फिल्में में देखते हैं? एंटरटेनमेंट के लिए फिल्मों का बहुत शौक था, स्कूल लाइन में बहुत शौक था। ये भी था? जब मैं कॉलेज में था तब अच्छा। मैं देखा करता था। अब तो मूवी देखे हुए मेरे को कई बहुत लंबे समय हो गया। लास्ट मूवी मेरी हॉल में देखी हुई बाहुबली। बहुत पुरानी हो गई है। तो आप मतलब जयपुर इज अ ग्रेट फिल्म लवर, तब भी वाइफ नहीं बोलती कि फिल्म मूवी तो दिखाने लेके चलो? कहती है, और वाइफ के साथ एक आध बार मैं कई बार गया भी हूँ इधर उधर घूमने। मालदीव मैं हनीमून के लिए भी गया था। तो वाइफ मेरी PhD होल्डर है वेनस्थली विद्यापीठ से, और काफ़ी अच्छा सपोर्ट करती है, मॉरल सपोर्ट काफ़ी अच्छा करती है। इसलिए आप फिल्म वाली तो समझा देते हो कि फिल्म देख ले तो मैं नहीं जा पाऊंगा। तो वेब सीरीज वगैरह देखते हो घर पे बैठ के? नहीं, मैंने कभी अपनी लाइफ में कोई वेब सीरीज नहीं देखी है। कोई वेब सीरीज मतलब एक आधा एपिसोड कभी देख लिया होगा सर? या बिल्कुल नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं? मेरे ब्रदर्स हैं, कज़न ब्रदर्स हैं,
जॉइंट फैमिली हम लोगों की काफ़ी बड़ी, और अच्छा खासा बड़ा परिवार है। मेरे कभी फ्रेंड सर्किल भी इतने नहीं रहे हैं। प्रोफेशनली रिलेशन मेरे बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग है काफ़ी अच्छे लोगों से, बट एज ए पर्सनल जैसे फ्रेंड सर्किल होता है, कई बार मेरी वाइफ भी कहती है कि आपका मैंने कभी दोस्त हाँ, देखा ही ऑब्वियसली हक है उनका ये पूछना तो पर बोला हमेशा मैं अपनी फ्रेंडों को ही मिलाते हैं कभी अपने हाँ, मिलाओ किसी से तो कभी आके, पर नहीं है। अच्छा, इवेंचुअली काम में इतने बिजी हो गए होंगे तो सब चीज़ें छूट गई होंगी। काम में नहीं सर, मेरा विज़न कुछ है अपने देश के प्रति, कुछ मैं कर सकूं, तो उसी विजन को लेते हुए मैं काम कर रहा हूँ। बहुत स्ट्रिक्ट हैं आप उस बात पे। हाँ, उसके लिए मैं कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा। अच्छा, डिसीजन मेकिंग आप कैसे, क्या किस बेस पर डिसीजन करते हैं? मेकिंग मैं शुरू से काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा हूँ डिसीजन मेकिंग को लेके हुए, और बचपन से ही मैंने बहुत बड़े अच्छे डिसीजन लिए हैं लाइफ में, बहुत हार्श डिसीजन भी लिए हैं जीवन के, कभी ऐसे पड़ाव भी हुए मेरे साथ, और कभी एजुकेशन में भी मैंने बहुत अच्छे लेवल पे काफ़ी स्ट्रिक्ट डिसीजन लिए कई बार। कोई एक ऐसा डिसीजन मुझे बताओगे जो आपको लगा होगा यार ये मुझे लेना है, या मेरी सिंप्लिसिटी के आगे आड़े आ रहा है, या कुछ भी ऐसा हुआ हो कभी कि वो जीवन में देखो, अभी जो मेरी एज है बहुत ज़्यादा तो है नहीं, ऐसी एज, आई एम 32 ईयर्स इज ओल्ड, और जो मैंने देखा है इन 14-15 ईयर्स से, जब से मैं एक पढ़ाओ स्टार्ट करा था अपना करियर को लेके, तो डिसीजन को लेके बहुत सारी चीज़ें आई है। फादर और मेरी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी रही है, बट कई बार ऐसा मैंने देखा है, महसूस भी किया है, मेरी सोच या मेरा विज़न, एज फैक्टर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आ जाता है जी, आता ही है जीवन में, ये फादर और सन का, जब वो एक ही ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं या विज़न को लेके, तो कई बार आ जाती है चीज़ें। तो कई बार मेरे को मुझे लगता है कि नहीं यार, ये चीज़ कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये गलत डिसीजन हो रहा है, तो मुझे कहीं ना कहीं स्ट्रिक्ट डिसीजन लेने पड़ते हैं और उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करनी पड़ती है। लेंगे तो करते हैं फिर वो चीज़। हाँ, मैं करता हूँ। या ऐसा तो नहीं होता कि मना करने के बाद आपको लगता है कि कर तो लेते हैं, बाद में हम इसको प्रूव कर देंगे कि ये राइट डिसीजन हो जाएगा। तो कई बार फादर ने कहा कि नहीं करना है, इसका ऐसे करने से नुकसान होगा या चीज़ गलत हो गई, तो मुझे लगता है कि नहीं ये यार, ये करने से नुकसान हो जाएगा, नहीं करते हैं। तो कई बार हम अपने रिस्क पे ये चीज़ कर तो लेते हैं, फिर हमें पूरी शिद्दत के साथ उसे, और उसकी सॉल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिर हमारी होगी कि हमें ये करना ही पड़ेगा। मैंने अपने जीवन में जब भी कोई काम किया है फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ किया है, और मुझे लगा कि उसे प्रूफ करके भी दिखाया है। मैंने अपनी मम्मी के नाम से निर्मल ऑडिटोरियम बनाया, और उसका बेसिकली पर्पज़ एनजीओ को प्रमोट करना, यानी जो बच्चे असमर्थ है, एनजीओ असमर्थ है, जो परफॉर्म करना चाहते हैं अच्छे लेवल पे, जिनके पास स्टेज नहीं है, अवेलेबिलिटीज़ नहीं है, उनके लिए वाओ। हाँ, तो मैंने समर्पण संस्था है ऑर्गेनाइजेशन, उसको भी काफ़ी बार फ्री में दिया है। और भी कई ऐसे एसोसिएशन हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, एनजीओज़ हैं जो सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो उन्हें कभी स्टेज चाहिए होता है, प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, तो उसको हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। तो मम्मी के नाम से रखने का पर्पज़ मेरा यही था कि मैं अपनी मम्मी का नाम इतना बड़ा फैला दूं और इस लेवल पे ले जाऊं कि उन्हें प्राउड फील हो कि हाँ मेरे बच्चे ने कुछ किया। ये वैल्यूज़ के साथ मैं अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पूछता हूँ, क्योंकि आप जिस कल्चर में है ना, एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन है वो सब कॉर्पोरेट होता जा रहा है, और जयपुर जैसे बड़े शहरों में, बट आज भी आप लोग उसी वैल्यूज़ पे हो, कॉर्पोरेट हो गए हो बट वैल्यूज़ नहीं छोड़नी है। तो ये बैलेंस कैसे, क्योंकि ये कॉर्पोरेट होंगे तो आपको बहुत स्ट्रिक्ट होना पड़ता है मैनेजमेंट के साथ और चीज़ों के पास, इसका बैलेंसिंग कहाँ से आया? ये चीज़ें बाय बॉर्न ही है, जो पिताजी ने या हमारा जो शुरू से रहा है एजुकेशन की, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक हम एजुकेशन दें। और आज नो डाउट बहुत सारे ऐसे कॉर्पोरेट्स आ गए हैं। वैसे तो स्कूल एक सेवा वाला भाव होना चाहिए, एग्जैक्टली, नॉट कॉर्पोरेट, नॉट बिजनेस, ये चीज़ें कभी आनी ही नहीं चाहिए लाइफ में। तो हमने जो महसूस किया है या जो भावनाएं हम मैनेजमेंट में है हम लोगों में, कि कभी भी फाइनेंशियली कभी भी किसी को इतना परेशान नहीं करना कि वो कभी आपको कहे कि यार इस ऑर्गेनाइजेशन में, केवल स्कूल ही तो ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ लोग कहा जाता है गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, एग्जैक्टली, बलियारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु का दर्जा हमेशा ईश्वर से बड़ा बताया गया है। तो मेरा मानना है कि यार इस ऑर्गेनाइजेशन में, एजुकेशन जैसे ऑर्गेनाइजेशन में कभी भी ऐसा कमर्शियल या कॉर्पोरेट वाला फील ना हो कभी भी। बच्चे को आज भी लगे ये हमारे गुरु है और यही हमें दिशा दिलाने वाला है। अरे वाह सर। तो कोविड जब आया, कोविड हिट किया जी, लगभग और 600 एम्प्लॉयज़ तो होंगे आपके आसपास, अगर मैं सही हूँ तो
पूरे ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में। जी। 2 साल कैसे, मतलब डिप्रेशन नहीं आया कभी, कभी प्रॉब्लम नहीं आई? जैसा कि मैंने बताया, परिवर्तन ही जीवन का नियम है, समय है, परिस्थितियां हैं, बदलती रहती है। कोविड जैसे सिचुएशन में हमने सबसे पहले, रावत एजुकेशनल ग्रुप है जिसने सबसे पहला स्टेप उठाया था कि 30% की रिबेट हर बच्चे को दी जाएगी। अच्छा, फीस वो हम वो लोगों तुरंत आपने उसको वो किया? सबसे पहले ये डिसीजन लिया था और उसे हमने कायम भी किया। कोर्ट ने कहा कि आप 100% फ़ीस ले सकते हैं, बट हम लोगों ने 70% की फ़ीस ली। अच्छा। दूसरी बात, हम लोगों ने हमारे एम्प्लॉय को कभी नहीं छोड़ा। हमने पूरा सपोर्ट करा, पूरा साथ दिया। किसी की कोई फैमिली प्रॉब्लम हुई हो, मेडिकल इशू हुआ हो, हम लोगों ने पूरा उस चीज़ पे फोकस किया। अभी उस समय मेडिकल की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, हॉस्पिटल्स की थी, तो हम लोगों ने हमारी तरफ से उन्हें फुल सपोर्ट किया और कहीं ना कहीं फाइनेंशियल मैटर में भी हमने टाइम टू टाइम 2 साल में कभी ये नहीं लगा कि 100% नहीं दी कुछ, बट दी जरूर 70%। नहीं, ये कभी नहीं लगा कि एम्प्लॉइज इतने हैं, थोड़े कम कर लेते हैं या चीज़ें मैनेज बैलेंस करते हैं? या थोड़ा सा एक समय आया था जब इन चीज़ों को सोचने में बहुत ज़्यादा मजबूर कर दिया। एक पॉइंट पे तो बिल्कुल लगा होगा। 2 साल बहुत 3 बड़ा। महीने 4 महीने तो हम लोगों ने काफ़ी देखा कि यार चीज़ों को इसको आगे तक ले चलते हैं कि 1 महीने बाद कोविड ख़त्म हो जाएगा या 2 महीने बाद तो कोविड ख़त्म हो जाएगा। जो रावत एजुकेशनल की जो गुडविल है वो कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग गुडविल है। सभी की एक कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन भी है कि रावत एजुकेशनल ग्रुप कभी ऐसा नहीं करेगा। बट जो मैंने देखा कि यार 3-4 महीने बाद सोचने को मजबूर हो गया था मैनेजमेंट कि क्या करना चाहिए, कि स्टाफ को हटा दिया जाए या स्टाफ की सैलरी रोक दी जाए, या पेरेंट्सों से फ़ीस आ नहीं रही, रेस्पॉन्स आ नहीं रहा, गवर्नमेंट फेवर में नहीं थी। तो टाइम था, बड़ा टिपिकल टाइम था, बट हम लोगों ने पेशेंस रखा चीज़ों को लेके। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ लाइफ में एक पेशेंस बहुत ज़रूरी है। और लॉस भी काफ़ी हुआ, नो डाउट बहुत लॉस हुआ। बच्चों में फ्लक्चुएशंस काफ़ी आए, एडमिशन्स भी काफ़ी कम हुए थे। हर स्कूल की थी प्रॉब्लम, बट काफ़ी हम लोगों ने हमारे हद तक सपोर्ट किया था। अरे वाह। और उसके बाद अब वो वापस चीज़ें बैलेंस हो गई हैं? हाँ, नाउ एवरीथिंग इज़ नॉर्मल और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा इस पेंडेमिक के बाद स्कूल्स का, रावत स्कूल्स ऑफ कॉलेजेस स्कूल्स का, जहाँ नंबर ऑफ एडमिशन्स हम लोगों के वही फुल हो चुके हैं। वाह। तो आप अपने आप को एक वेरी स्ट्रिक्ट एजुकेटर मानते हो या बहुत लीनियंट एजुकेटर मानते हो? मैं कोई स्ट्रिक्ट नहीं हूँ, आई एम वेरी नॉर्मल पर्सन और बहुत इन्जॉय से अपनी लाइफ को जीता हूँ। इन्जॉय का मतलब ये नहीं होता है कि आप कोई बहुत बढ़िया पार्टीज़ कर रहे हैं, बहुत अच्छे लॉन्च में जा रहे हैं। इन्जॉय मुझे अपने बच्चों में दिखता है, स्कूल के बच्चों में दिखता है, स्टाफ में दिखता है, मेरे को फैमिली में उनके साथ रहना, बात करना, उसमें मुझे कहीं ना कहीं एक इन्जॉयमेंट लगता है। कभी ऐसे मन ही नहीं हुआ कभी आपका इतने सालों में कि यार मैं भी पार्टी करना चाहता हूँ, मैं घूमना है, मेरे को? ऐसा नहीं है कुछ। मैं जाते हैं, फैमिली के साथ जाते हैं, वो भी फैमिली के साथ, वाइफ के साथ, हस्बैंड अच्छा। और मैं। अच्छा, दोस्त तो आप दोस्त? हाँ, फ्रेंड सर्किल मैंने बताया कि फर्स्ट ईयर के बाद ही मेरा काफ़ी अच्छा खासा फ्रेंड सर्किल था पहले, उसके बाद ब्रेक हो ही गया था। दोस्त याद भी करते थे, बुलाते भी थे, बट कहीं ना कहीं जिम्मेदारियाँ थी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी और मैंने अपने विज़न के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़। अच्छा, ये तो आपको लगता है ना कि जब फैमिली ओन्ड बिजनेस में आप घुसते हैं या उसको बढ़ाते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी 3 गुना बढ़ जाती है, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा आता है ऑब्वियसली। क्योंकि लोगों को भी एक पॉइंट पे लगता है, देखो आप अपनी मेहनत आपको खुद पता होती है, बट किसी पॉइंट में लोगों ने ये भी कह दिया होगा आपको कभी कभी कि यार आपको तो विरासत में मिली है चीज़ें। अब उस चीज़ को रिस्पॉन्सिबिलिटी से आगे निकल कर प्रूव करने में ये फेस कैसे, दिमाग में उस टाइम क्या चल रहा होता है जब कोई ये कह देता है एक पॉइंट पे? अब जैसे हमें पता है, हमने आप क्लोज से अगर आपको देखा है, जो जानने वाले लोग हैं उन्हें आपका स्ट्रगल पता है, बट ये जब कोई आदमी आपको कहता है, व्यक्ति, कि अच्छा इनको तो ये तो सिल्वर स्पून के साथ पैदा हुए हैं या इनको तो मिल ही गया होगा, उसको कैसे टैकल करते हैं आप? हर व्यक्ति को बोलने का अधिकार है, हमारा संविधान यही कहता है कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोल सकता है। और नो डाउट मेरे पिताजी, जैसा कि मैंने बताया कि बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत मेहनत करी है, बट जहाँ मैं देखता हूँ अपने आप को और अपने पिताजी को, तो पिताजी के कंपैरिजन में कभी जीवन में कभी नहीं कर सकता। उनकी जो मेहनत है या उनका जो सोच है तो वो हमेशा सुप्रीम ही रहेगा। बट बहुत चीज़ें ऐसी होती है लाइफ में कि हर व्यक्ति की उम्मीदें होती है कि मैं जीवन में बहुत कुछ करना चाहता हूँ अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए। तो
एक प्रयास था छोटा सा, मैंने भी अपने लेवल पे किया है। और व्यक्ति आते हैं, बोलते हैं, कहते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। और अब कहीं ना कहीं एक जो मुझे इतने अवार्ड मिले हैं, और अभी मुझे रिसेंटली मॉरिशस प्रेसिडेंट से भी अवार्ड सम्मान के लिए, प्रेसिडेंट ऑफ मॉरिशस, हाँ जी, ये इसकी क्या स्टोरी है? मतलब ये कोई एक्सचेंज प्रोग्राम है या ये कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है? अच्छा। उन ऑर्गेनाइजेशन ने पूरे इंडिया में और 1-2 कंट्रीज़ में कुछ 50 कुछ लोग सेलेक्ट मिलाकर सबको? हाँ अरे जी, वाह। हाँ जी। तो काफ़ी लोगों ने रिकमेंड का, यानी काफ़ी लोगों ने इसमें नॉमिनेशन किया था। अच्छा। उस नॉमिनेशन में मेरा नाम भी था। तो फ़ोन आया एक दिन कि यू आर सेलेक्टेड, आपकी प्रोफाइल को देख के सेलेक्ट करा जा रहा है। वाह। तो बड़ा अच्छा लगा। अरे ऑब्वियसली दिस इज ऑनर फॉर आवर कंट्री। अब तो हाँ, तो कब अक्टूबर में मिलेगा आपको? जी, ये जी, अच्छा, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ही है, 6 अक्टूबर के आसपास में ये प्रोग्राम है। क्या बात है। होपफुली अगर हमारा एपिसोड उससे पहले रिलीज हो गया तो आप लोग ज़रूर देखना। मतलब अपनी ब्रांडिंग तो हम भी थोड़ी बहुत करेंगे थोड़ी बहुत इम्पोर्टेंट है, यही है सर हमारे पास। हम तो बातचीत करके ही चीज़ें कर लेते हैं। कुछ अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में मुझे बताइए ना, मतलब कैसी रही है पर्सनल लाइफ? शादी से पहले बड़ी नॉर्मल रही है, इतना कुछ ज़्यादा एंटरटेनमेंट है नहीं मेरी पर्सनल लाइफ में। दोस्त नहीं है, बाहर आप जाते नहीं हैं, घूमते आप है नहीं, प्यार मोहब्बत कभी हुई है ऐसा कुछ या नहीं? प्यार मोहब्बत आपने बात छेड़ी है, तो अपने काम से मैंने की है, अपने विज़न से की है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मेरे मम्मी पापा की जो उम्मीदें हैं, विश्वास है कि हमारे बच्चे कुछ अच्छा करें समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, तो उसी विज़न के साथ ही मैंने प्यार मोहब्बत करी है कि एक दिन उनको भी प्राउड फील हो कि हाँ मेरे बेटे नरेंद्र ने कुछ किया है। अरे सर मैं क्या हाथ जोड़ लूँगा। मतलब मैं सिर्फ इसलिए, मेरे को ऐसा लग रहा है कि यार इस अभी मतलब आपसे 2-3 साल ही छोटे होंगे और हमको लगता है कि यार ये सब चीज़ें सोचने के लिए वक्त ही नहीं है, अभी कुछ कर लें, कुछ करें, कुछ। बट आप इतना कुछ सोच पा रहे हो, मतलब मुझे ये सब शब्द नहीं मिल रहे कि मैं आपसे और चीज़ें पूछूं कैसे इतना। और दूसरी बात ये भी है कि मेरी सबसे बड़ी मजबूरी है कि हमारे पास वक्त नहीं होता। मतलब मैं चाहता सबके साथ ये हूँ कि मैं 5 घंटे बैठा रहा हूँ, 6 घंटे बैठा रहा हूँ, बट क्योंकि 40 मिनट में एपिसोड हमें ख़त्म करना होता है तो इसको समापन की ओर अगर मैं ले जाऊँ तो मुझे एक तो ये बताओ फाइनली अब आगे क्या है? मतलब आपने 8, मेरे ख्याल कितने 8 हो गए हैं आपके अभी? हाँ जी, हाँ जी। हम लोगों के स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं हम लोगों के। विवेक विहार में है, मानसरोवर में है, प्रताप नगर में है, भागरोटा में है। कॉलेजेस चलते हैं हम लोगों के रावत। तो आप एक विद्याधर नगर में और वैशाली में और खोल लीजिए तो पूरा जयपुर कवर हो जाएगा। एक मेरा भाई है, यंगर ब्रदर जी, इज़ अ डॉक्टर, ऑर्थोपेडिक सर्जन है। तो हमारा एक और प्रोजेक्ट है कि हम लोग बहुत जल्दी हॉस्पिटल लेके आएंगे। अरे वाह। समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, जिस तरीके के कॉर्पोरेट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं एजुकेशन में, हॉस्पिटल इंडस्ट्री में, जहाँ व्यक्ति समाज भाव वाली भावना जो होनी चाहिए कि एक नॉमिनल अमाउंट में, कम अमाउंट में लोग के लिए हम लोग कुछ कर सकें। तो ये कॉर्पोरेट कल्चर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता जा रहा है आज के टाइम में। आप कहीं भी चले जाइए, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में लाखों रुपए आपको एट दैट टाइम देने पड़ जाते हैं। तो वो चीज़ें हमारा कभी पर्पज़ रहा ही नहीं है। तो इट इज़ वेरी नॉमिनल कॉस्ट में हम लोगों की सेवा भावना करना। मतलब जहाँ जहाँ आपको ये स्कोप दिखता है कि यहाँ रिक्वायरमेंट सोसाइटी को ज़्यादा है, वहाँ सब चीज़ों की प्लानिंग है। जी जी। वाह। तो आपको अगर एक वर्ड में मैं बोलूँ कि हु इज़ एनआर? इज़ एजुकेटर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, सोशल वर्कर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, एक सोशलिस्ट व्यक्ति, क्या हो? अगर आपको एक लाइन में, एक शब्द में तो खैर नहीं आप कर पाओगे, बट एक लाइन में अगर बताना हो कि हु इज़ एनआर? एनआर नाम बढ़िया लग रहा है, लेकिन आप कुछ भी कहो, मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा है एनआर। बिल्कुल। एनआर मैंने तो कभी ऐसा कुछ सोचा नहीं कि मैं एनआर का मतलब, मैंने कभी ऐसा प्लान कभी करा नहीं, या कभी सोचा, दिमाग में नहीं आया है कि मैं अपने आप को क्या जस्टिफाइड करूं। ठीक है, नरेंद्र रावत, स्वामी विवेकानंद जी का भी नाम नरेंद्र स्वामी विवेकानंद, आपके आइडियल और मेरे आइडियल भी वही हैं। और काफ़ी मोटिवेशन मिलता है मुझे स्वामी विवेकानंद जी से, उनकी स्टोरीज से। उनकी स्टोरी मैं काफ़ी देखता रहता हूँ। भगवत गीता जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारी ग्रंथ भगवत गीता जो है, तो उससे मैं काफ़ी इंस्पायर हुआ हूँ।
हमारे बच्चों में भी मैं कहीं ना कहीं भगवत गीता को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता हूँ कि मैक्सिमम बच्चे भगवत गीता देखे, पढ़े, सुने। स्कूल में भी वो कल्चर है, कल्चर मैंने डेवलप करी है। तो भगवत गीता का जो जीवन का जो सार है ना, वो एक भगवत गीता में है। तो आप कभी भगवत गीता पढ़ेंगे, देखेंगे तो काफ़ी चीज़ों के बारे में पता चलेगा। अब मैं शुरू करने की सोच रहा हूँ आपसे मिलने के बाद कि एक बार एक्सप्लोर करनी बहुत ज़रूरी है। और एनआर का मतलब खाली मैंने फाइंड आउट कर लिया है, एनआर है नो रिग्रेट्स। नरेंद्र रावत है नो रिग्रेट्स, क्योंकि जैसी ज़िंदगी आप जी रहे हैं, मुझे लगता है आपको कोई रिग्रेट होगा लाइफ को लेकर कभी, या नहीं कुछ है? भी नहीं है। एक समय था जब लगता था कि बाहर घूमने जाऊं, एंजॉय करूं, फ्रेंड सर्किल डेवलप करूं, क्योंकि इन स्ट्रगल के टाइम पे कहीं ना कहीं इंसान कई बार बहुत परेशान हो जाता है। कई बार हर चीज़ें आप चाह के भी नहीं मिलती लाइफ में, बिल्कुल, कि आपने जो सोचा हो आपको मिल ही जाएगा, नॉट पॉसिबल। तो कई बार बहुत चीज़ें फेस करी, बहुत चीज़ें गलत भी हुई, सही भी हुई, कई बार चीज़ें चाह के भी नहीं हो पाई। बहुत चीज़ें होती है लाइफ में, अप डाउन होती है। किसी भी प्रोजेक्ट को आप स्टार्ट करते हैं तो लगता है कि यार बहुत परेशान हो गया, घूमने जाना है, हाँ। एंजॉय करना है। लगता था एक आध दिन कोशिश भी करते थे, जाके भी आते थे, माइंड फ्रेश भी करते थे, फिर वापस हम अपनी आप अपने हनीमून भी मेरे ख्याल 3 ही दिन के लिए टफ चॉइसेस, बट अगेन अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग यू आर। मेरे पास ज़्यादा वक्त होता तो मैं ज़रूर बात करता आपसे। थैंक यू सो मच। लेकिन मैंने कोशिश कर ली है कि एक तो आज मैं आपको बता देता हूँ सर, मेरे लिए स्पेशली टी शर्ट्स और इनमें अदरवाइज हमेशा कोशिश रहती है यार, आपकी फेवरेट जो कपड़े हैं वो आप थोड़े प्रोफेशनली पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं। ये चूज़ खुद ही करते हैं कपड़े? ऑब्वियसली मैं ही चूज़ करता हूँ, और मैं तो अपने पूरे परिवार के भी कपड़े वो मुझे ही लेके जाते हैं कि यार तो सेलेक्ट करके दे हमें। वी आर वेरी डेडिकेटेड टू योर फैमिली। हाँ, मेरी पहली प्रायोरिटी मेरा परिवार और मेरा समाज। अरे वाह, क्या बात है। तो जाते जाते ऑडियंस से मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि आपकी उम्र कम है, अगर आपको लगता है कि आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, अगर आपको ये लगता है कि आप बहुत कुछ करना चाह रहे हैं लेकिन उसके लिए एडिक्वेट वेज नहीं मिल रहे हैं, तो आप सिर्फ इतना सोच सकते हैं। आपके सामने जो व्यक्ति बैठे हुए हैं, एनआर की मैं बात कर रहा हूँ, नरेंद्र रावत की, आपको अपनी चॉइसेस खुद बनानी पड़ेंगी। आपको थोड़ा अलग हटना पड़ेगा, आपको दोस्त छोड़ने पड़ेंगे, आपको सोसाइटल जो एंटरटेनमेंट्स हैं वो छोड़ने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप अपने विजन को लेकर क्लियर हैं तो यू विल गेट वॉट एवर यू वॉन्ट, और उससे कहीं ना कहीं ज़्यादा ही मिलेगा, और तब जाकर आप लोगों को लेकर इंस्पिरेशन बन पाते हैं। मैं हूं मन ग्रोवर और आप देख रहे थे सफल कहानी .com। मेरे साथ थे नरेंद्र रावत। थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग देयर।